क्लास 6 ज्योग्राफी अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती है। उत्तर प्रदेश में आने वाली गाड़ियों को जांच राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। बिहार बिहार भारत में बिहार की अवस्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। गुरुजी बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे, कहा सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब बताइए जरा, भारत के इस नक्शे में आप अपने प्रदेश को ढूंढिए। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तक, उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसा घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्य से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जैसा हमारे पास एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब से पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें, रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ती है। अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसियों के यहाँ कौन कौन सी क्रियाएं अपने जीवन में प्रभाव डालती है, सोचकर लिखिए। पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है, बताइए। पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबारों से काटकर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए और उनका अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इस अनुमंडल में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। बिहार के जिलों को यहाँ पे दर्शाया गया है। अपने प्रदेश का मानचित्र देखकर अपने जिले की चौहद्दी का पता कीजिए। चार्ट पेपर पर वृक्ष का चित्र बनाकर अपने जिले का नाम लिखिए। उसके अंतर्गत आने वाले अनुमंडलों की सूची बनाइए। इस कार्य में शिक्षक से सहयोग ले। आपके रिश्तेदार किन किन जिलों में रहते हैं और पता कीजिए। जलवायु। बिहार में पूरब से गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः तीन ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतु। गर्मी का मौसम। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है। रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घरे सुराही की मांग बढ़ जाती है, तब समझ लीजिए गर्मी का मौसम आ गया है। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं, आंधियाँ चलती है जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी होती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जबकि गर्मी में तापमान 40 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। वर्षा का मौसम। गुरुजी ने पुनः पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय में हम क्या क्या करते हैं। महेश बोला, यह मौसम जून से तीसरे सप्ताह के दौरान शुरू होता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है। नदियों में उफान आता है। किसान खड़ी फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिलता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियाँ अपने साथ बड़े मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती है, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा,
कोसी आदि नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 100 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र के लोग वर्ष में 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी के मायने बाढ़ राहत शिविर में सामग्री वितरित करते हुए गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के किसान से हुई। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और स्परों पर रहने चले आते हैं। वे फूस और प्लास्टिक में काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा न ले जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं जो जलावन के में काम में आता है। बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं? दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल जैसे कि पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं? तटबंध और सफर क्या है? तटबंधों पर रहते हुए मवेशियों को दूध की बिक्री बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांव एवं खेतों को पानी में डुबो देते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने गांव को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं। यहाँ काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिलती है। पानी उतरते ही वापस गांव लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्री कंद, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूँ आदि फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीने के लिए ये गृहस्थी जमाते हैं क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। बाढ़ का पानी उतरते ही गांव वाले घरों की प्राथमिक जरूरतों को क्या क्या होती होगी? बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का झेलना पड़ता है? बाढ़ के बचाव के उपाय बताइए। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में पूरी तरह पानी नहीं रुकता। कहीं कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो बरसात के मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। कोसी प्रमंडल के जिलों में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करो और ऐसे खबरों को स्क्रैप बुक बनाओ। टाल क्षेत्र का एक गांव। पटना से पूरब एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक टाल का ताल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों की सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाती है और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान का फसल रोपोगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी यह नाम उस आदमी का है जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हैं। अरे यह ताल क्षेत्र है। इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेता है तो जमीन दलदली होती है। तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं है। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे होती होंगी? यह बताने लगा, पानी भरे रहते हैं, मेड़ समाप्त हो जाता है, पर हमें अपने अपने खेतों की बुआई अंदाजे से करते हैं। इसमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होती है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात
में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मिलें हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पटना पता कीजिए कि ये क्यों होता है। कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेतों में मेड़ हटा दिए जाएं तो क्या होगा। वैसे वस्तुओं को सूची बनाइए जो हमें ठंड से बचाती है। दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच महीनों को लिखो। इस बीच और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सूची बनाओ। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते हुए इससे पहले संजय बोल पड़ा। जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल देती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं। गर्म चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका। हाँ सर, अपने प्रधान सर इन दिनों टोपी पहन कर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए कहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक। इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी में शीतलहर चलती है। शीतलहरी में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छा जाता है। गुरुजी ने कहा, बच्चों तुम गांव की ओर रहते हो। हर सुबह देखते हो कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में यह प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना का तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ और जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। बिहार में 64% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिले में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों के कुछ हिस्सों में जंगल है। गया तथा नवादा जिलों में झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में वन आच्छादित है। राजगीर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर की पहाड़ियाँ में भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। तंबाकू। हमें अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरैसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब होता है, कभी सोचा है? गुरुजी की यह बातें चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरैसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में कुछ प्रखंडों में तंबाकू पाया जाता है। इन इलाकों में संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। यह किसी खास गांव का नाम न होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाकों का ही नाम है। इस इलाके का मतलब पूरे देश में अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेतीबाड़ी का अर्थ खेतों की खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधों को लगाना है, उनके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों में बेच देना है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार भी अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके में किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। यह एक सीध में एक हाथ से दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत में 1 सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधे को केले के पत्तों से टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रखते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिंगा कर धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूँकि
सरैसा इलाके के तंबाकू काफ़ी करकदार होती है, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरैसा के नाम से इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है? गुरु 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 और चेला चीनी, यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुरु चीनी कहाँ से आते हैं? गुड़ चीनी कहाँ से आते हैं? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिम चंपारण में पहुंचना होता है। गुरुजी ने कहा कि सभी बच्चों सतर्क होकर बैठे और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों चीनी मिल का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया। पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश मिलता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और चीनी मिलों की ओर जा रहे हैं। चीनी मिलों में किसान गन्ने बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक। चूंकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार होती हैं, उन्हें नगद पैसे भी देती है, इसलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरे में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्ने की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों को भी बिक्री सहज ढंग से की जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोगों इन चीनी की मिलों को रोजगार मिला हुआ। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीद के किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोली थी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में, वहाँ चीनी मिलें हैं और चॉकलेटें भी बनाती है। वह जब भी आती है हम लोगों के लिए गुड़ ढेले और ढेर सारी चॉकलेट लाती है। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए अब टिफिन का समय हो गया है। हाँ चलो चलो। पता कीजिए कि गन्नों का किसान मिलों के ले जाने के कैसे तौले तो होंगे और तैयार चीनी को बाजार में भेजने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती होगी। छोटे किसान गन्नों के छिलके का क्या क्या उपयोग करते होंगे, सोचकर बताइए। बेतिया के ईख उत्पादन कागज मिलों और डिस्टिलरियों को कच्चे माल में उपलब्ध कराते हैं। बताइए ये कैसे संभव है। वन्य प्राणी बच्चों, क्या आप जानते हैं बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं? बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ते करते जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकिनगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन बहुलता में मिलते हैं। वाल्मीकिनगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभयारण्य और इसके गर्भ में जल के सोते किसी का भी मन मोह सकती है। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां मिलती है। इनमें गेहूमन, कोबरा, करैत, धामिनी इत्यादि मुख्य रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का भी एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियाई क्रेन प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया है, ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सके। जनसंख्या, क्या आप जानते हो बच्चों कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है।
बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ के कई बड़े नगर भी है। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाए जा रहे हैं। गहन खेती करने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसा इसलिए कि एक ही खेत में लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह भी भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देती है। एक महत्वपूर्ण कारण है शहरों की वृद्धि में परिवहन साधनों में वृद्धि। इन कारणों से प्रदूषण फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है, फिर सभी लिखे स्वस्थ रहेंगे। यही सबका सपना होना चाहिए। क्रियाकलाप बिहार में नक्शे पर उन जिलों को दर्शाइए जहाँ वन पाए जाते हैं। वन न हो तो क्या होगा, सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सूची बनाइए। बिहार में मानचित्र में सभी जिलों को दिखाकर अपने कक्षा में प्रदर्शित करें।